Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic importance of brand repositioning. यानी कि अगर फर्म ब्रांड रिपोजिशनिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करती हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेज रहते हैं इसके या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. द वेरी फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग इट स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव पोजीशन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि अगर कोई फर्म अपने ब्रांड को रिपोजिशन करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होता है कि प्रीवियस टाइम में उसकी जो पोजीशनिंग रही होगी उसकी वजह से उसके प्रोडक्ट में फेलियर हुआ होगा या उसकी सेल लगातार डाउन हुई होगी, उसी वजह से उसने रिपोजिशनिंग को फॉलो किया है. यानी कि मार्केट में जो उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो डाउन रही होगी और इस कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ब्रांड की रिपोजिशनिंग को फोकस करती है. तो ब्रांड रिपोजिशनिंग जो फर्म है उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करती है. ये इसका पहला एडवांटेज रहता है. सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है ब्रांड रिपोजिशनिंग की, इम्प्रूव्ड सेल्स. क्योंकि जब सेल डाउन होती है या फिर सेल इंक्रीज हो रही है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है या फिर वो एक बहुत स्लो पेस के साथ में इंक्रीज हो रही है तो उस वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांड की रिपोजिशनिंग की जरूरत होती है और ब्रांड की रिपोजिशनिंग को फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशन. तो इस पर्टिकुलर पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ब्रांड रिपोजिशनिंग की जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी सेल में लगातार इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. तो सेल को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्रांड की रिपोजिशनिंग की जाती है. थर्ड वन इज द टारगेट मार्केट. यानी कि जो फर्म है वो अपने टारगेट मार्केट को इंक्रीज करना चाहती है. यानी कि जो उसका टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है अगर वो उसके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को प्रॉपर्ली नहीं समझ पाता है या फिर वो एक गलत वे में उसको डिफाइन कर रहा है तो वो रीपोजिशनिंग के बेसिस पर उसको कवर करने की कोशिश करता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड रीपोजिशनिंग इज अलाइन टू करंट मार्केट नीड्स. एक्चुअली फर्म जिस मार्केट में वर्कआउट कर रही है वो एक डायनेमिक मार्केट है और डायनेमिक मार्केट का मतलब होता है कि यहाँ पर लगातार चेंजेस होते रहते हैं और चेंजेस होते रहते हैं इसकी वजह से जो कस्टमर्स की नीड्स हैं वो भी लगातार चेंज होती रहती हैं. जब कस्टमर्स की नीड्स चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट की नीड्स भी चेंज हो रही होंगी. अब क्या होता है कि जो मार्केट की नीड्स में चेंजेस हुए उन चेंजेस को आपको अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग के साथ में कनेक्ट करना होता है, रिकनेक्ट करना होता है और रिकनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्रांड की रीपोजिशनिंग करनी पड़ती है क्योंकि जो चेंजिंग नीड्स हैं वो आपकी पोजीशनिंग से कंप्लीटली मैच नहीं करती हैं. मैच करना है तो आपको उन नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक नई पोजीशन के साथ में मार्केट में प्रोडक्ट को या ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना होगा. तो इसका मतलब आपको ब्रांड की रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी. तो इसका मतलब करंट मार्केट नीड्स से अपने पोजीशनिंग को अलाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी फर्म को ब्रांड रीपोजिशनिंग को फोकस करना होता है. नेक्स्ट वन इज द पोटेंशियल मीडिया अटेंशन. मीडिया अटेंशन का मतलब क्या हुआ कि जिस पर्टिकुलर मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट कर रही है वहाँ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप के मीडिया का यूज़ इसके द्वारा किया जा रहा है. ठीक है, और मीडिया के बेसिस पर ही ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर सकती है. तो मीडिया का अटेंशन प्रॉपरली अट्रैक्ट करने के लिए भी ये ब्रांड की रीपोजिशनिंग को फोकस करती है. क्योंकि होता क्या है कि जब फर्म अपने ब्रांड की पोजीशनिंग को चेंज करती है या रीपोजिशनिंग को फोकस करती है तो उसके रिगार्डिंग जो मीडिया होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है कि वही फर्म है उसने किस तरीके से अपनी रीपोजिशनिंग को फोकस किया है और उसके बेसिस पर वो एक पब्लिसिटी को फोकस करते हैं और उस पब्लिसिटी के बेसिस पर जो फर्म है उसकी रीपोजिशनिंग का प्रमोशन उसके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स तक ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो इस तरह से जो पोटेंशियल मीडिया है उससे उसके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ब्रांड की रीपोजिशनिंग को फोकस करते हो. तो ये कुछ रीजन्स हैं, ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि वाई ब्रांड रीपोजिशनिंग इज हैविंग इट्स मैक्सिमम इंपॉर्टेंस फॉर एनी ऑफ द ब्रांड. अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रीपोजिशनिंग. रीपोजिशनिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं और इन डिफरेंट टाइप्स को हम यहाँ 7 वेज में डिस्कस करेंगे. कौन कौन से हैं 7 टाइप्स रीपोजिशनिंग के? वैल्यू ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग होती है, एक होती है सेगमेंटेड ओरिएंटेड पोजिशनिंग, थर्ड वन इज द सेलिब्रिटी ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग, फोर्थ वन इज द सिंबोलिज्म ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग, नेक्स्ट वन इज द अप मार्केट टेक्नोलॉजी रीपोजिशनिंग, नीश ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग एंड द लास्ट वन इज द चेंज ऑफ इमेज ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग. तो इन 7 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन.
द वेरी फर्स्ट वन इज द वैल्यू ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। क्या मतलब होता है वैल्यू ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग का? वेन एवर एनी ऑफ द ब्रांड ऑफरिंग वैल्यू इज कॉम्पिटिंग अगेंस्ट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि जब कोई पर्टिकुलर ब्रांड अपनी वैल्यू को ऑफर कर रहा है ऐसे मार्केट में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अगेंस्ट में वो क्या कर रहा है, वैल्यू को प्रोवाइड करना चाहता है, वैल्यू को ऑफर करना चाहता है, तो वैल्यू ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग को फोकस किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर आप एक वैल्यू बेसिस पर अपने ब्रांड की रीपोजिशनिंग करोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। और उसके साथ साथ जब एक ब्रांड अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को स्ट्रॉन्ग लेवल तक एस्टेब्लिश कर चुका है तो उसको और ज़्यादा प्रॉपर वे में सेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैल्यू ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग को फोकस करता है। तो वैल्यू प्रोपोजिशन है, उसको स्ट्रॉन्ग वे में एस्टेब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई भी ब्रांड वैल्यू ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करता है। यहाँ ये जो ब्रांड होता है वो कंज्यूमर्स को भरोसा दिलाता है, उनको एंश्योर करता है कि वेन एवर दे आर यूजिंग दिस ब्रांड दे आर गेटिंग अ प्रॉपर वैल्यू एज पर देयर मनी स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट। जिस वे में या जिस तरीके से वो उस प्रोडक्ट पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वो वैल्यू भी अवेलेबल कराई जाएगी विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट। ये एक भरोसा दिया जाता है और इस तरह से इस वैल्यू ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग के बेसिस पर फर्म अपने ब्रांड को प्रॉपर्ली मार्केट में एस्टेब्लिश करती है। सेकेंड वन इज नॉन एज द सेगमेंट ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। ये रीपोजिशनिंग का फोकस की जाती है। ये स्ट्रेटजी तब यूजफुल है जब ब्रांड अपने सेगमेंट को चेंज करना चाहता है। करेंटली जो ब्रांड है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के कस्टमर्स के नीड्स को फोकस करते हुए अपने ब्रांड की पोजीशनिंग को फोकस कर रहा है, ये बात तो है। लेकिन अब क्या है, वो दूसरे सेगमेंट में अपने ब्रांड को ऑफर करना चाहता है। तो दूसरे सेगमेंट अगर ऑफर करना चाहेगा तो उसे उस पर्टिकुलर ग्रुप के कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे सेगमेंट ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर वो क्या कर सकता है, अपने ब्रांड के रेफरेंस में सेगमेंट को चेंज कर सकता है और सक्सेसफुल वे में इसको फॉलो कर सकता है अगर वो सेगमेंट ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग को फोकस करता है। थर्ड वन इज नोन एज द सेलिब्रिटी ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। क्या होती है सेलिब्रिटी ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग? ये कब यूजफुल होती है, व्हेन ब्रांड यूजेस इमेजरी टू स्ट्रेंथन its association and makes an attempt to enter a new segment based on the strength of the imagery। कोई ना कोई एक फेमस पर्सनैलिटी को इसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि अब से पहले उसने जो स्ट्रेटजी या जो पोजीशनिंग फोकस की थी वो सिंपल वे में फॉलो करी थी, उसमें किसी भी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को उसने फोकस नहीं किया था, टारगेट नहीं किया था। अब नेक्स्ट टाइम में जब उसने अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को चेंज किया और रीपोजिशन किया अपने ब्रांड को, तो रीपोजिशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने एक सेलिब्रिटी को सिलेक्ट कर लिया। कोई फेमस सेलिब्रिटी हो सकती है, चाहे वो चैनल सेलिब्रिटी है, हीरो है, एक्ट्रेसेस हैं, क्रिकेटर्स हैं, या टीवी एक्टर्स हैं, या बिग स्क्रीन के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके इन्हें अपना एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लेती है ब्रांड, तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। अब ये जो पर्सनैलिटीज होती हैं ये ब्रांड को प्रॉपरली एक नई पोजीशनिंग प्रोवाइड करते हैं और जिन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पर इनका इफेक्ट मैक्सिमम होता है या जो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं वो उस ब्रांड को परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम इस टाइप की स्ट्रेटजी को या पोजीशनिंग को सेलिब्रिटी ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग का नाम देते हैं। पर्पज क्या है? पर्पज है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए सेगमेंट में अपने ब्रांड को एंटर करना और उस इमेजरी या उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के बेसिस पर अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग को और स्ट्रॉन्ग करना, उसकी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना, ये इस पर्टिकुलर पोजीशनिंग का मेन पर्पज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सिंबोलिज्म ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। सिंबोलिज्म ओरिएंटेड का मतलब क्या होगा, ये कब यूजफुल होगी है ना, व्हेन अ ब्रांड विद स्ट्रांगली एंट्रेंस्ड फंक्शनल इमेज wants to expand its market using a symbolic positioning without losing its earlier association। तो यहाँ एक सिंबल का यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि एक फंक्शनल इमेज होती है और इस फंक्शनल इमेज को के बेसिस पर क्या करा जाता है, कोई भी फर्म
अपने मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती है। ये कुल मिला के फर्म अपनी एक सिंबॉलिक पोजीशन को आइडेंटिफाई करती है और सिंबॉलिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग वे में एंट्रेंच करती है, और इस तरह से एंट्रेंच करती है जिससे कि अपने अर्लियर कस्टमर्स को लूज किए हुए बिना ये नए कस्टमर्स को अपने साथ में ऐड कर सके और अपनी ब्रांड इमेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। तो हम इस टाइप की रीपोजिशनिंग को सिंबोलिज्म ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग का नाम देते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द अप मार्केट ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। अप मार्केट का मतलब क्या होगा? डाउन मार्केट ब्रांड अटेम्प्ट्स एन अपवर्ड स्ट्रेच अपार्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू सर्व इट्स करंट कस्टमर सेगमेंट। यानी कि मार्केट में जिसकी वैल्यू डाउन लेवल पर है, एक डाउन मार्केट ब्रांड है। अब ये डाउन मार्केट ब्रांड क्या करती है? ये अपनी पोजीशन को इंक्रीज करने के लिए या एक अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपवर्ड स्ट्रेच फॉलो करती है, और ये अपवर्ड स्ट्रेच इस तरह से फोकस किया जाता है इस ब्रांड की तरफ से जिससे कि वो जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो तो उसके साथ में जुड़े रहे, लेकिन इसके साथ साथ वो उस अप मार्केट के कस्टमर्स को भी अपने ब्रांड के साथ में एसोसिएट कर सके। इस तरीके से जिस पर्टिकुलर रीपोजिशनिंग स्ट्रेटजी को फर्म के द्वारा यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं अप मार्केट ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। यानी कि डाउन मार्केट ब्रांड की तरफ से जब अप मार्केट में मूव होने के लिए जो रीपोजिशनिंग स्ट्रेटजी फोकस की जाती है, इसको हम अप मार्केट ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज द नीश ओरिएंटेड पोजिशनिंग रीपोजिशनिंग। नीश ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग क्या होता है? इसका मतलब हियर अ नीश ब्रांड इज इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग इट्स कस्टमर बेस आफ्टर इट हैज क्रिएटेड ब्रांड अवेयरनेस। यानी कि यहाँ पर एक नीश मार्केट को सेलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जाता है। यानी कि जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए ब्रांड क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को मार्केट में अवेलेबल कराती है। एक बार जब प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर नीश मार्केट में सक्सेसफुल हो जाता है और लगभग हर कस्टमर उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में अवेयर हो जाता है, उसके बाद क्या करती है ये ब्रांड बन जाती है नीश ब्रांड। अब ये नीश ब्रांड से अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। तो अगर कोई फर्म अपने नीश ब्रांड को एक्सपेंड करने में इंटरेस्टेड होती है तो इसके लिए क्या करेगी? ये जो अपने कस्टमर बेस हैं उसको इंक्रीज करना चाहेगी, क्योंकि एक ब्रांड अवेयरनेस तो क्रिएट हो चुकी है मार्केट के अंदर, लेकिन अब उसको करना क्या है? अपने कस्टमर्स बेस को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तरफ से जो रीपोजिशनिंग स्ट्रेटजी फोकस की जाएगी उसको हम नीश ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग का नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द चेंज ऑफ इमेज ओरिएंटेड रीपोजिशनिंग। नाम से क्लियर किया ना कि जब कोई फर्म अपनी इमेज को प्रॉपर्ली चेंज करना चाहती है, यानी कि उसको ये लग रहा है कि जिस पर्टिकुलर इमेज के बेसिस पर वो मार्केट में वर्कआउट कर रही है उसके बेसिस पर उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगी फर्म? अपनी इमेज को प्रॉपर्ली चेंज करने के लिए अपने ब्रांड को रीपोजिशन करेगी और इस तरह से रीपोजिशनिंग करेगी जिससे कि मार्केट में उसकी इमेज प्रॉपर्ली चेंज हो जाए जैसा कि वो चाहती है। और इसके लिए फर्म क्या करेगी? जो उसके मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स हैं उनके इम्पैक्ट को एनालाइज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो उसकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है उस पर इसके मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स का क्या इम्पैक्ट है, और इस इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए वो उसमें प्रॉपर्ली चेंज करेगी अगर उसे प्रॉपर चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीपोजिशनिंग। थैंक यू।